हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, आप थंबनेल भी देख पा रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आपकी पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट है। तो हम एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 4 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको 4 वीडियो भी मिल चुके होंगे। 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और 4 वीडियो भी आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं संसदीय शासन। 4 वीडियो नहीं, सॉरी, मैंने 2 ही वीडियो दिए। हाँ, 2 वीडियो में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका ये तीसरा वीडियो है, यानी कि तीसरा क्लास है। तो आज हम संसदीय शासन प्रणाली करेंगे आज की क्लास में, और इससे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो किस किस एग्ज़ाम में आए हैं वो भी आप देख पाते हो इसमें। तो हम को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जिसका भी पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, तो आज पेन को कर लेते हैं चेंज। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? तो संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है योजना आयोग। ठीक है, क्या है? योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने, उत्पादन बढ़ाने और समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः ये एक सरकारी संस्था है जो लोकतंत्र के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष मीडिया तथा न्यायपालिका आदि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में शुमार है। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है नहीं होता है, वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की शाख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वो केंद्र की सतह पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, संसद और सरकार के बीच के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो संसद सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वो थल सेना, जल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वो युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, और इससे बड़े राज्यों में अधिक प्रतिनिधि एवं छोटे राज्यों में कम प्रतिनिधि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डैश के द्वारा सलाह दी जाती है? तो भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 संविधान राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है, दोनों को। ठीक है,
नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? तो संसद के सचिवालय से संबंधित अनुच्छेद है 98। तो अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से संबंधित है। इसमें कहा गया कि संसद में प्रत्येक सदन में एक अलग सचिवालयी कर्मचारी वर्ग होगा। संसद के किसी भी सदन के सचिवालयी कर्मचारी संसद के द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों और सेवा आवश्यकताओं के अधीन है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने के लिए सदनों की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 101 कहता है कि सीटों की रिक्तियों से संबंधित होगा। अनुच्छेद 102 बोलता है कि सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को अपनाता है? तो राजकोषीय नीतियों को अपनाने वाला है कौन? तो ये है आपका वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती हैं और इस मंत्रालय में 6 विभाग शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंध विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और लोक उद्यम विभाग। ठीक है, इस प्रकार राजकोषीय नीति सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संसद के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसका गलत अर्थ लगाया जाता है? तो स्थगन सदन की बैठक या कार्यवाहियों का एक समय में सदन की पुनः बैठक के लिए निर्दिष्ट दूसरे समय तक स्थगन। सत्रावसान का अर्थ होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सत्र का समापन। तो ये गलत है भाई। और विघटन मतलब भंग का अर्थ है राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश के द्वारा या 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति। तो संसद के द्वारा प्रयुक्त शब्द सत्रावसान का अर्थ निम्न है। सत्रावसान के द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सत्रावसान और पुनः बैठक होने तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन। तो लोकसभा के मामले में क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की गलत विशेषता ज्ञात करें। तो भारतीय संसद द्विसदनी विधायिका है, या यह एक राष्ट्र स्तरीय बहस मंच है, या यह राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के एक साधन की भूमिका निभाती है, या राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून बना सकते। तो भैया राष्ट्रपति जो है वो संसद की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संसद की विशेषता है कि ये द्विसदनी विधायिका है, ये राष्ट्र स्तरीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करती है, ये राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के एक साधन की भूमिका निभाती है, और राष्ट्रपति संसद की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है संसद की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो संसद भारतीय भूभाग के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और राज्य के विधानमंडल राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। या फिर संसद को समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित ना किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई कानून बनाने के लिए अनन्य शक्ति है। या फिर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के लिए संसद कानून बना सकती है। या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव प्रचालन हो सकता है। तो भाई संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रभाव प्रचालन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो ये है अनुच्छेद 108। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान के द्वारा संयुक्त बैठक की एक असाधारण व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है। जब एक सदन के द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है। तो पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तब बुलाई जाएगी। यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो तब बुलाई जाएगी। या फिर दूसरे सदन के द्वारा बिना विधेयक पास किए 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है जैसा कि भारत के संविधान के द्वारा सलाह दी गई कि 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है।
लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में क्या होगा? तो क्या एक विशेष संसदीय समिति का गठन इस स्थिति को सुलझाने के लिए किया जाता है या फिर प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करता है? तो भैया ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। राष्ट्रपति एक निर्णायक वोट डालते हैं, ये भी नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो जी हाँ, भारत में द्विसदनीय संसद है और किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सहमति होनी चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति देने से पहले विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। संस्थापकों ने ऐसी स्थितियों का पूर्वानुमान लगा लिया था जहां संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त बैठकों के रूप में एक संवैधानिक तंत्र की व्यवस्था की है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में आधिकारिक विपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत में एक पार्टी के पास कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो एक पार्टी के पास कम से कम 1/10 सीटें होनी चाहिए। तो ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता पार्टी को सदन में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 1/10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री, और सही विकल्प चुनना है। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या दलों के शीर्ष स्तरीय नेता होते हैं जिन्हें बड़े मंत्रालयों का प्रभार सौंपा जाता है। बी कहता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सहयोग करें। तो ए सही है भैया, लेकिन बी गलत है। तो कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टियां गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसला करने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 2 मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं या फिर केवल राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लोकसभा का उम्मीदवार भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, जबकि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार को आमतौर पर उस राज्य का निवासी होना चाहिए। तो भैया पहले वाली जो बात है वो सही है। ठीक है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ना तो बी सही है आपका, ना ही आपका सी सही है कि राज्यसभा वाले ही खाली राज्य के निवासी होंगे, ऐसा नहीं है। अब डी क्या कह रहा है? तो संविधान स्पष्ट रूप से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति पर रोक लगाता है, तो ये भी नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है और नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत वाले दिन प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो भैया राष्ट्रपति करते हैं, इनके अलावा कोई नहीं करता। तो संविधान के अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण उल्लिखित है जिसके तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एवं साथ में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में सही है? तो विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं या विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो भैया विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है? नहीं, तो इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।
नेक्स्ट है, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। बुलाएगा राष्ट्रपति लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जबकि संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत यानी कि बुलाई जाती है। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर के निर्णायक मत देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। तो कथन कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कथन 2 कहता है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल राष्ट्रपति की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल सही करता है। तो भैया कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन राज्य और राज्यसभा सीटों का सही मिलान है? तो आइए सीटें मिला लेते हैं, तो सीधे आंसर देख लेते हैं। तो भैया संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें 238 संघ राज्य क्षेत्रों से और एवं राज्यों से और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं, गुजरात से राज्यसभा की 11 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं और तमिलनाडु से राज्यसभा की 18 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि सत्र से 1 घंटा पहले होती है। तो संसद सत्र के बैठक में प्रथम 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। प्रश्नकाल में पूछे प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और ये 12 बजे शुरू होता है। इसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीट है? तो भैया अधिकतम सीट यहाँ पर महाराष्ट्र की दिख रही है। तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। बेस्ट है, राज्यसभा का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि सामान्य कार्यकाल से 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद ये विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं जारी रह सकता। नेक्स्ट है, भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होना चाहिए? तो भैया कोरम 1/10 होता है। तो सदन की सदस्यता का 1/10। तो भारत में संसद के किसी सदन का कोरम सदन की सदस्यता का 1/10 होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 100 ये कहता है कि सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 10% उपस्थित होना चाहिए संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल होगी। और तो ये है आपका साधारण बहुमत के साथ, ठीक है। तो भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम से परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो दोनों सदनों में से किसी एक में? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में।
अच्छा, राज्य में लिखा हुआ है तो केवल और केवल कौन सी सभा में होगा? विधानसभा में। ठीक है, राज्यों में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है और प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है कि यह एक धन विधेयक है। नेक्स्ट है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो भैया ये सीटें थी 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए थी। तो जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? तो ये आपकी चतुर्थ अनुसूची में है। तो संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया गया है? तो ये पाया गया है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के मामले में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के वीटो का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो अभी मैंने बताया लोकसभा का कोरम है सदन की कुल संख्या का 1/10। तो संविधान के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम हेतु सदस्यों की संख्या कुल 1/10 होनी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा की बैठक के संचालन हेतु कम से कम 55 सदस्य जबकि राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो वो है भैया लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, इसमें लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो देख लेते हैं। तो कोई भी धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का नाम इसमें नाम नहीं है, गलत हो गया। तो कोई भी धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो इस पर अपनी सहमति देता है। तो दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो इस पर अपनी सहमति देता है या फिर इसे रोक कर रखा जा सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में पाया जाता है? तो सदस्यों को शपथ का जो प्रारूप है वो संविधान की 3री अनुसूची में आपका पाया जाता है। तो संसद के सदस्यों के शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की 3री अनुसूची में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग नहीं है आपकी न्यायपालिका। ठीक है, संसद का अंग आपके राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो भारतीय संसद निम्न अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है, एक सेकंड। तो न्यायपालिका संसद का अंग नहीं है बल्कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। अब नहीं आएगा नॉइस ज़्यादा। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? तो ऐसी शक्तियाँ जो केवल राज्यसभा के साथ निहित है या ऐसी शक्तियाँ जो राज्य और केंद्र दोनों के साथ निहित हैं। केवल संघीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो अवशिष्ट शक्तियों की बात ये सही है कि अवशिष्ट शक्तियों में केवल संघीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया है और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।
ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषयों पर आधिकारिकता की शक्ति को संदर्भित करती हैं जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा बैठक के लिए अलग अलग सदन वाले भवन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है इरविन ने। तो संसद भवन का उद्घाटन 1927 में इरविन के द्वारा किया गया था। भारत के संसद भवन में एक गुंबददार संरचना और अर्धवृत्ताकार कक्षों के साथ एक केंद्रीय हॉल है। संसद भवन में लोकसभा या संसद का निचला सदन और राज्यसभा या संसद का उच्च सदन और एक पुस्तकालय 3 गोलाकार कक्षों को 144 स्तंभों की एक स्ट्रिंग के द्वारा संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन संसद की शक्ति नहीं है? तो संसद की शक्ति नहीं है किसी राज्य में कोई भाषा लागू करना। तो दिए गए उपरोक्त विकल्प में ए, बी और डी संसद की शक्ति है, जबकि विकल्प सी संसद की शक्ति नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है। और किसी राज्य है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या फिर किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। राज्य की सीमा में परिवर्तन भी कर सकेगी और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। जबकि राज्य में भाषा को लागू करना अनुच्छेद 346 और 347 के अधीन राज्य विधानमंडल की शक्ति के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ के लिए एक संसद में डैश होते हैं? तो भाई ये संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो तीनों ही होते हैं। तो संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है? तो संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है संसद। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? वापस से वही क्वेश्चन है। तो भैया इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद का कार्य है? तो संसद का कार्य है भैया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संसद विधि निर्माण भी करती है, कार्यपालिका की नियुक्ति भी करती है, वित्तीय मामलों का नियंत्रण भी करती है। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है भाई? तो संसद के पास होता है। कानून बनाने का या विधि निर्माण का ये काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। सरकार के प्रत्येक पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है? तो एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। तो साधारण विधेयक आप किसी भी सदन में प्रस्तावित कर सकते हो, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में जाएगा। ठीक है, तो एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। तो किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है और इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो धन विधेयकों को केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वो धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय ना ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की रचना है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में आपका
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। वापस से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और भारत के नए संसद का नाम संविधान सदन, इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। ठीक है, तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो आज़ादी के दिन गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक उन्होंने सेवा करी है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भैया भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो भैया उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की करता है, राज्यों के राज्यपाल की करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, तो भैया भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक लोकसभा में सदस्यों में बहुमत का समर्थन होता है उसे, तब तक। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी तक ये अपने पद पे बने रहते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करना। तो कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल है। कथन दूसरा कहता है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो भैया कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं, और दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो भैया इसमें कथन मंत्रियों के बारे में कथन सत्य है कि स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी और आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी और मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? तो ये बांधता है आपका 42वां संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य है। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। तो मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो भैया जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तभी तक उसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी तक ये अपने पद पे बने रहते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभारित होते हैं? भारत की समेकित निधि पर या भारत की आकस्मिकता निधि पर? तो भैया भारत की समेकित निधि पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है।
बात तो सही लग रही है मुझे। संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों को संख्या कम होने के बावजूद भी राज्यसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन गलत है। तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, इस कथनों पर विचार का सही उत्तर का चयन करें। तो कथन कहता है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो क्या ये बात सही है? कथन 2 कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, तो बिल्कुल राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पहला वाला कथन गलत है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन में कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। कथन कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। कथन 2 कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो भैया कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। तो भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभिकथन कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, और कारण कहता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो भैया ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। कभी कभी ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो जिलाधीश होता है, गृह मंत्रालय का सचिव होता है, या गृह मंत्री? तो गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता के द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। नेक्स्ट है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये वित्तीय मामलों से संबंधित है, ये तो भाई सत्य बात है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सत्य है। ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, तो भैया राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता, ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित होता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। इसकी प्रगति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल बात सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन। धन विधेयक में संबंधित निम्न कथन सत्य है, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। ये धन विधेयक को अस्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिनों तक विलंब कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंधित इन कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो ये भैया नहीं, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति का काम आलंकारिक अधिक होता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर नहीं सही है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारियों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी संघ
संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकारी इनके पास होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री और उसकी परिषद के पास। प्रधानमंत्री और उसकी परिषद अनुच्छेद 53 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख एवं नाम मात्र का कार्यपालक होता है। अनुच्छेद 74(1) के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग इनके सलाह से करेगा, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो भैया कितनी भी बार हो सकते हो, है ना। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के तहत पुनः निर्वाचन का पात्र होता है, लेकिन वो कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र होगा इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं लिखा हुआ है। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अपने एक भाषण के दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के काम और शक्तियों का मुद्दा उठाया था, तो वो थे अब्दुल कलाम आजाद। तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने अपने भाषणों में इस पर चर्चा की थी कि राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियां कैसे भारतीय राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता था, हालांकि ये केवल डैश की सिफारिश पर ही संभव है। तो ये सिफारिश कौन करेगा, संसद के दोनों सदन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो भैया उस डॉक्टर हमीद अंसारी अब नहीं है, ये 2014 की बात है। तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ भी नहीं है। इस समय भारत के राष्ट्रपति बदल चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि इस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीप धनखड़ भी अब उपराष्ट्रपति नहीं है। तो हालांकि प्रश्नकाल के समय भारत के उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी थे और वर्तमान में जगदीप धनखड़ भी नहीं है, कोई और है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि कौन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है, तो ये देता है आपका 359। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार उपचारात्मक उपायों को निलंबित कर दिया गया है, ना कि मौलिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख अनुच्छेद डैश में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 में है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट है, अभिकथन है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, ठीक है। कारण क्या है, फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से तो बात बिल्कुल सही है। अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि सरकार के अधिकतर फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है, तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक है। एक सेकेंड, तो किसके करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, ठीक है। तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता से करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते, तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एक संक्रमणी मत के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकतर विश्राम धाम में एक सिकंदराबाद का राष्ट्रपति भवन है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है शिमला में स्थित मशरोबा का रिट्रीट भवन, ठीक है। तो शिमला में स्थित मशरोबा का रिट्रीट भवन भारत में राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम यानी राष्ट्रपति भवन हैदराबाद तथा मशरोबा रिट्रीट भवन शिमला है, ठीक है। नेक्स्ट है, वो संविधान संशोधन 52 अधिनियम जिसके द्वारा 10वें शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया, किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दल बदल निरोधक कानून के नाम से, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध दल बदल कानून से है।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। इसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया 35 साल होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वो भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को निम्न अर्हता को पूरा करना जरूरी है। वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे ना हो। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, या फिर किसी मंत्री के निधन, उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद रिक्त हो जाता है। तो भैया ए और बी दोनों ही सही है। तो भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, लेकिन जब किसी मंत्री का निधन या उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद रिक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में व्यवधान के कारण नष्ट हुए बेमेल समय ज्ञात करें। तो भैया ये है चौथी लोकसभा 350.43 घंटा नियम। तो चौथी लोकसभा में व्यवधान के कारण 350.43 घंटे मिनट 350 घंटे और 43 मिनट समय नष्ट हुआ, ये कथन गलत है। तो लोकसभा की विशेष शक्ति की पहचान करें। लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है? धन विधेयक है। तो धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास विशेष शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा में प्रथम महिला सभापति थी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वे 2009 से 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो क्या अभी भी ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए भैया 12 सदस्य जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है। तो इन व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चयन राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यही वाला खाली आपका सुमेलित है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की अवधि है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 67 जो है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि है। ठीक है। तो हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। तो हर 5 साल में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर ये पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। परंपरा ये है कि पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख के 5 वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है जो एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है। 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी थी। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 21 और 25-26 तक होगा। अतः वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव में मत देने का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को धन विधेयक पास या खारिज करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं ये तय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को होता है, बिल्कुल ये लोकसभा के स्पीकर को होता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वो धन विधेयक है अथवा नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। भारत में लोकसभा के वर्तमान में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इससे पहले ये संख्या 545 थी, लेकिन 104वें संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया।
89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा लोकसभा में 2026 तक के लिए अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 552 नियत कर दी गई है। बात करते हैं राज्य सरकार की। तो भारत में संसद के एक सत्र और दूसरे सत्र के मध्य अंतराल अधिकतम क्या होता है? तो अंतराल अधिकतम से अधिकतम 6 महीने का होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद की अवधि का जिक्र है। अनुच्छेद 85(1) में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनी विधायिका है? तो एक सदनी विधायिका आपकी उड़ीसा राज्य में है। जिस राज्य में व्यवस्थापिका का एक सदन होता है उसे एक सदनी विधायिका कहा जाता है। उड़ीसा एक सदनी विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में 2 सदन हो, इसे द्विसदन विधानमंडल भी कहते हैं। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनी प्रणाली है। वे राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? तो 156 अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट है कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या यह राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद उपस्थित है उसकी सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, तो भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी कि संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। इस प्रकार वो केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की 1969 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में विधान परिषद के सदस्य डैश के द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत में विधान परिषद के सदस्य एक निर्वाचक गण के द्वारा चुने जाते हैं और इसका विवरण अनुच्छेद 171 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? तो सिक्किम में द्विसदनात्मक सदन नहीं है, कर्नाटक में है, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 1 या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। जहां विधानमंडल के 2 सदन है वहां एक का नाम विधान परिषद यानी कि उच्च सदन है, जबकि दूसरे का नाम विधानसभा यानी कि निम्न सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अतः सिक्किम में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो ये है 35 वर्ष। तो भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसने 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पास राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल के पास में
राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर सहमति रोकने और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो द्विसदनीय व्यवस्था कर्नाटक में है। तो भारत संविधान में राज्यों को राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद वैकल्पिक की स्थापना की अनुमति दी गई है। और संविधान का अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है और यही अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से जुड़ा है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो विधान परिषद आपकी सिर्फ 6 और 6 राज्यों में है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका का। तो ये वाला टॉपिक हम अब करेंगे कल। तो आई होप आपको आज का ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि क्लास कैसी लग रही है। बहुत फास्ट कराने की कोशिश कर तो रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ और जल्दी से जल्दी बुक फिनिश करके हम दूसरी फिर एक और बुक शुरू कर पाएँ। तो वादे के मुताबिक मैंने 2 बुक्स, एक बुक ख़त्म करा दी है, दूसरी शुरू कर दी है, ये चल रही है आपकी। तीसरी मैं जल्दी शुरू कर दूँगी। बस जितनी तेज़ी से हम ख़त्म कर पाएंगे उतने तेज़ी से हम और बुक्स और ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। तो आई होप क्लास पसंद आ रही होगी। मैं कोई स्लो मोशन में नहीं करा रही हूँ, फास्ट करा रही हूँ। मेरा कोई भी वो अपना एक वो नहीं है कि नहीं, है ना, जैसे कि मैं देखती हूँ, मैं किसी का कुछ मतलब वो नहीं बोल रही हूँ, पर नहीं, आराम से चारों ऑप्शन पढ़ के फिर बताइए इसमें क्या होगा। मतलब इतना आराम से जब मैं कभी किसी की क्लास लेती हूँ तो मुझे इतनी गुस्सा आती है कि हमारा समय इतना कीमती है और लोग इतना स्लो करके हमें ना एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो फिर मेरा यही, फिर मुझे लगता है कि जब मुझे गुस्सा आ रही है तो बाकियों को भी आती होगी। तो इसलिए मैंने जो है ना आपको जो प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ वो बहुत फास्ट इसीलिए दे रही हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। और डिस्क्रिप्शन के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन धड़ल्ले से लड़ाए जा रही हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ। तो अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। एक बार में नहीं हो रहा है, दोबारा सुन लीजिए, 2x स्पीड पर सुनिए, जैसे भी सुन सके सुनिए। और 1 घंटे से कम समय में मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करा देती हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय। तो कल हम न्यायपालिका का टॉपिक करेंगे। ओके।